हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मैथड्स लेके आते जा रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और जैसा कि आपको पता है, ये स्टैंडर्ड 9th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का सेक्शन है। इसमें हम लोग इसको थर्ड एपिसोड मानेंगे, ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आज हम इस चैप्टर को लगभग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करेंगे और ये जल्दी ही खत्म होगा। हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम लोकतंत्र की परिभाषा नहीं, लोकतंत्र का परिचय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लोकतंत्र का परिचय। और साथ ही साथ हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? समकालीन दुनिया में लोकतंत्र, मतलब अभी जो दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें लोकतंत्र कहां, कितना, कैसे है। ठीक है, तो दो बातें मैंने कही थी। क्या क्या कहा था मैंने? कि ये दिखाएगा हमें परिचय, और दूसरा क्या दिखाएगा? जो टॉपिक आप ऊपर देख रहे हैं, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र यानी मॉडर्न डेज में, आज की दुनिया में लोकतंत्र है, कितना है, कहां है, कैसे है, इस चीज को समझना था। और इस चीज को समझाने के लिए मैंने पहले वीडियो में बहुत ही विस्तार से यह बताया कि आप किस तरीके से एक लोकतांत्रिक विस्तार को देखते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र एक जगह से शुरू होता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जाता है, वो फैलाव को हासिल करता है। मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देखें और तभी आपको समझ में आ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पर लोकतांत्रिक विस्तार की बात हो रही है कि लोकतंत्र कैसे फैलता है। लोकतंत्र का विस्तार हम लोगों ने देखा कि 3 चरणों में हुआ। जब भी लोकतंत्र में विस्तार आता है तो एक बात ध्यान रखने वाली हमेशा आती है कि लोकतंत्र हमेशा किसी बड़ी घटना की वजह से ही फैलता है। लोकतंत्र हमेशा किसी बड़ी घटना के वजह से फैलता है ना। मैंने कहा था लोकतंत्र किसी बड़ी घटना की वजह से फैलता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो हमने देखे हैं, जो हम एक आध कहानियां जानते हैं, या इस चैप्टर में आगे जाने पर हमें और भी कई कहानियां मिलेंगी, वो सभी के सभी इस बात को दिखाएंगी कि लोकतंत्र एक बड़ी घटना से फैला है। ठीक है, चिली की कहानी उठाते हैं और उसको ही लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी, लोकतंत्र का गायब हो जाना। हाँ, मिलिट्री असैसिनेशन, समझ रहे हो, जबरदस्ती पावर हथियार लेना, ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी। उसी प्रकार अगर हम और भी पहले जाएं तो हम लोग देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जब दोनों हो गए, उसके बाद वो सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद लगभग 62% देश अपने आप को लोकतांत्रिक कर गए। समझ रहे हैं, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है 62%। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी देशों में ही आते हैं जो उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को लोकतांत्रिक बनाए थे। अब उससे भी पहले जाओगे प्रीवियस में तो आपको शुरुआत दिखाई देगी लोकतंत्र की। वो कहां से दिखेगी? वो फ्रांस की क्रांति से दिखेगी। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति, यानी कि जब भी कुछ बड़ा होता है तो लोकतांत्रिक बदलाव आते हैं। अब हम मॉडर्न डे की बात करें तो दो कहानियां हमको देखनी थी। चिली की हमने देखी, तो चिली में लोकतंत्र का एस्टैब्लिशमेंट किस कारण से हुआ? मिलिट्री राज की वजह से हुआ। और मिलिट्री राज ने जो करना था उसको किया, जैसे करना था एस्टैब्लिशमेंट लाया और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन उल्टा क्या हुआ? फैलाव, प्रॉब्लम क्या हुई? बढ़ गई। अब इतना तो हम सभी को पता है कि प्रॉब्लम वहां पर उल्टी बढ़ गई। वहां पर जेरुजेल्स्की का शासन आया, उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम्स में सबको संभाला और जो भी कोशिशें थी हमने देखी। हमारा अगला टारगेट होगा देश जो है पोलैंड। क्या है? पोलैंड। ये बहुत ही बढ़िया देश है, इसकी कहानी को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एक विस्तार से व्याख्या के बाद हम आते हैं पोलैंड की कहानी की तरफ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बिना देर किए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स की तैयारी के साथ
हम अब इसे शुरू करने वाले हैं। पोलैंड, कहानी स्टार्ट। पोलैंड, पोलैंड ये क्या है? यह एक देश है जो हमारे बहुत ही बढ़िया रशिया देश के बगल में पाया जाता है। यह एक यूरोपीय देश है जिस पर कई सारे अलग अलग लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अलग अलग देशों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत से हम स्टार्ट करें तो 1900 कुछ के दौरान 1980 के दशक के बाद इसमें काफी घटनाएं होनी शुरू हुई थी। इसकी एक विशेष घटना जो थी वो 1984 में हुई थी। उस समय की घटना को हम अभी भी याद करेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे। उस समय पोलैंड नाम के देश पर मिलिट्री रूल चलता था, लगभग मिलिट्री रूल चलता था, जो असल मायने में एक खुद को पार्टी तो कहते थे लेकिन वो पार्टी खुद की उनकी डायरेक्ट नहीं थी। उनकी खुद की डायरेक्ट पार्टी नहीं थी। यानी कि यहां पर किसका राज चलता था? तो एक जनरल थे, जनरल जनरल जारूजेल्स्की। नाम बहुत ही टफ होगा इनका, बहुत ही मुश्किल होते हैं इनके नाम। हाँ, जारू जेल्स्की, देख रहे हो इतना मुश्किल नाम, कोई बात नहीं। जनरल जारूजेल्स्की नाम का ये इंसान था। इनका राज चलता था और ये अकेले राज नहीं करते थे, ये इनका शासन चलता था द्वारा पोलिश यूनाइटेड पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, वर्कर्स पार्टी, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, द्वारा के जरिए शासन किया जाता था, के जरिए शासन किया जाता था। अब ये बात तो क्लियर हो गई। यह कैसा ग्रुप था? यह जो जल की बात हुई है, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की बात हुई है, जो यह किस टॉपिक को डिटरमाइन करता है? यह दिखाता है हमारे एक टर्म को जिसमें हम देख सकते हैं कि यह एक किस प्रकार की पार्टी थी? यह एक साम्यवादी पार्टी थी। यह साम्यवादी पार्टी थी, साम्यवादी, कम्युनिस्ट। अब साम्यवादी पार्टी थी, कम्युनिस्ट होने के वजह से इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है। यह यहाँ के नेता कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। यहाँ पर सरकार सब कुछ डिसाइड करती थी। यह साम्यवादी थी और साम्यवादी होने की वजह से यहाँ पर सरकार सारे डिसीजन लेती थी। यहाँ पर पूरा रोक टोक की व्यवस्था थी। किसी को भी बिना मर्जी के, मतलब बिना सरकार की मर्जी के काम नहीं करने दिया जाता था। और इतने हालात बुरे थे कि अगर कोई सरकार के विरोध में आवाज भी उठाता था तो उसे जेल में भेज दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा सहयोग कौन कर रहा था? और इसे सोवियत संघ से सहायता मिल रही थी। किससे? सोवियत संघ, संघ से सहायता प्राप्त थी, सहायता प्राप्त थी। ठीक है, इसे किससे सहायता प्राप्त थी? सोवियत संघ से सहायता प्राप्त थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैसे भी करके हम ये टारगेट कर ले या फिर इस टॉपिक पे पहुंच जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे विजुअलाइजेशन की, सोवियत संघ के जरिए हमारे असमर्थन को हासिल किया जा सके। अब ये जो हमारे जनरल थे, मिलिट्री जनरल, कौन? जनरल जारूजेल्स्की, ये किसके बलबूते पर आमने आ रहे थे? सोवियत संघ के बलबूते पर सामने आ रहे थे। अब सोवियत संघ इनका बहुत ही बड़ा समर्थन कर रहा था। यहां पर क्लियरली एक बात हो गई कि यहां पर आप जनता होकर शासन का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन यहां विरोध हुआ। कैसे हुआ? तो आइए देखते हैं। विरोध की शुरुआत हुई जब मजदूर लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई। यहां पर विरोध करना मना नहीं था, अलाउड ही नहीं है। यहां पर आपको क्या कर दिया जाए? जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के बावजूद भी यहां पर क्या किया जा रहा है? इन लोगों का काम देखा जा रहा है। देखते हैं तो यहां हुआ क्या, आइए देखते हैं।
एक तारीख थी 14 अगस्त, 14 अगस्त 1984। इस तारीख को जो ये हमारा पोलैंड है, पोलैंड के एक शहर में, बहुत ही मजेदार उसका भी नाम है, सुनो उसका नाम, दांस्क शहर में, शहर का नाम देखिए, मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं ताकि आपको शहर का नाम अच्छे से समझ में आ सके। शहर का नाम देखिए, क्या लिखा है, गडांस्क, ठीक है, गडांस्क, लेकिन इसको दांस्क बोला जाता है, ठीक है। इस शहर में ये एक हड़ताल ऑर्गेनाइज हुई 1984 में, एक दांस्क में एक मजदूर हड़ताल हुई, एक मजदूर हड़ताल, मजदूर हड़ताल हुई। तो मजदूर हड़ताल में हुआ क्या, इसके अंदर जितने भी लोग थे वो मजदूर एक ही बात पर डिपेंड करते थे, सरकार काम करे या ना करे, सरकार को जो मर्जी करनी है करे, लेकिन हम अपने आप को, हम अपने लोगों को बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, तो कुछ भी करके, जब कोई नियम कानून चेंज होगा और अगर हमारे लोगों को कुछ नुकसान होगा तो हम हड़ताल करेंगे। हुआ भी यही, मजदूरों ने एक बस इतनी सी छोटी सी बात पर हड़ताल की कि एक महिला क्रेन ऑपरेटर को, क्या थी वो, क्रेन ऑपरेटर, समझ सकते हैं, लोहे की फैक्ट्री है तो क्रेन ऑपरेटर होंगे ही, लेनिन जहाज कारखाने की क्रेन फैक्ट्री में एक महिला को बिना कारण निकाल दिया गया था। छटनी करती जाती है ना, वर्करों को निकाला जाता है जब पैसे कम पड़ने लगते हैं कंपनी के पास, तो बस उनका एक ही डिमांड था, उनको बस एक ही डिमांड थी कि उसको वापस लिया जाए, उसको वापस लिया जाए। लेकिन आपको पता है यह एक साम्यवादी देश है, और साम्यवादी देश कहता है कि सब लोग बराबर हैं, कोई पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं है, कोई पार्टी नहीं बनेगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी देश में है, वही सब काम करेगी, आप दूसरा एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं। और इन लोगों ने क्या किया, हड़ताल बनाकर दूसरा एसोसिएशन नहीं बनाया, लीगल नाम तो नहीं हुआ, लेकिन हड़ताल तो शुरू की ना। और इस देश में हड़ताल करने के लिए इस पार्टी के अलावा वर्कर्स पार्टी के अलावा कोई और हड़ताल नहीं कर सकता था, और इसीलिए इनको जेल भेजने की व्यवस्था तक हो चुकी थी। बहुत ही भयंकर व्यवस्था हुई थी। हुआ यह था कि इसमें हजारों की संख्या में वर्कर्स ज्वाइन होते हुए चले गए। अब बात यह थी कि इसमें वर्कर्स मिल के अंदर हड़ताल कर रहे थे, मिल के बाहर नहीं, मिल के अंदर हड़ताल कर रहे थे। मिल में बैठेंगे, मिल से बाहर ही नहीं जाएंगे, मिल में बैठेंगे, काम भी नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे ना काम करेंगे, खाने पीने की चीज तो मिल में होती है, खाएंगे, हड़ताल पे बैठे रहेंगे। फिर एक दिन मिल के अंदर एक व्यक्ति इस हड़ताल में दीवार कूद कर आ गया, जो पहले उसी मिल में इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। एक निष्कासित इलेक्ट्रीशियन, एक निष्कासित इलेक्ट्रीशियन तो ये हमारे एक निष्कासित इलेक्ट्रीशियन थे जिनका नाम था लेक वलेसा। क्या नाम था इनका, लेक वलेसा। एक निष्कासित इलेक्ट्रीशियन लेक वलेसा को जबरदस्ती फैक्ट्री से निकाला गया था, वो भी हड़ताल में आ गया, और हड़ताल का जल्दी ही इतना समर्थन बढ़ गया कि ये हड़ताल का लीडर बन गया। लेक वलेसा हड़ताल का लीडर बन गया, नेता बन गया, ठीक है। अब नेता बनने के बाद इनकी मांग इतनी भयंकर हुई ना कि धीरे धीरे एक फैक्ट्री के मजदूर बैठे थे, पूरा यूनियन ही आ गया, और अब इनकी मांगे भी बढ़ गई। देखो, एक मांग थी छोटी सी कि महिला जो थी उसको वापस ले लिया जाए, काम पर वापस बुला लिया जाए। सरकार ने नहीं मानी, सरकार ने इनको दबाने की कोशिश की, तो बड़ा नेता आया, और एक नेता आकर इनकी हड़ताल को फैला दिया। अब इनकी डिमांड देखो कैसे बढ़ने लगी। इनकी डिमांड थी पहले क्या थी कि बस महिला को वापस लो, अब इनकी डिमांड थी पेमेंट बढ़ाइए, सभी वर्करों के पेमेंट बढ़ाओ, काम करने के घंटे निर्धारित करो, हम लोग अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, इस बात की छूट दो, हमें इतनी फ्रीडम जरूर दो कि हम क्या कर सके, इस बात की
जो क्या है, ये जो हमारी सिस्टम है, इस सिस्टम में हम अपने आप के लिए एक एसोसिएशन बना सकें, हम अपनी राजनीतिक मांग रख सकें। जिस जिसको हड़ताल करने के लिए पकड़ा गया है उसको रिलीज करो, और हमें सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार दो। हमें चाहिए सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार, जिसको सेंसरशिप कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा सेंसरशिप। असल मायने में यह एक व्यवस्था होती है जिसमें अगर किसी के खिलाफ में या बुरा कहा जाता है तो उसको बोलने से रोका जाता है। आपने पिक्चर देखी है ना, सब पिक्चर के सामने एक पहले सर्टिफिकेट आता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इंडियन सेंसरशिप बोर्ड करके लिखा रहता है। सेंसरशिप मतलब वो असल मायने में एक वैसा सिस्टम है जो हर चीज में से कुछ गलत या जो ऐसी चीज भावनाओं को ठेस पहुंचाए उसको निकाल देता है। और सेंसरशिप भी बिल्कुल वैसी ही होती है, बस अगर ये लागू होती है तो इसमें कई बार इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका दुरुपयोग हो रहा था वहां पर। धीरे 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 मांग इतनी हो गई, समझ रहे हो, एक मांग से कहां तक पहुंच गए, 5 मांगों तक पहुंच गए। अब इनका एसोसिएशन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हड़ताल इतनी बड़ी हो गई कि सरकार को हार माननी पड़ी। सरकार चाह कर भी क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनका जो सोवियत संघ था वो इनको कह रहा था कि आपके होते हुए, साम्यवादी सरकार के होते हुए ये सिस्टम कैसे हो गया, हमने तो पहले ही कहा था कोई पार्टी नहीं चाहिए, तो आपने ये किया क्यों, जो भी करना है करो, लेकिन ये सिस्टम, ये हड़ताल वगैरह इंटरनेशनल न्यूज में नहीं आनी चाहिए। अब यहां पर भी वही व्यवस्था हुई, सरकार को हार मानना पड़ा। लेक वलेसा ने एक टर्म डिसाइड किया और 21 चीजों के साथ मिलकर 21 टर्म पर चर्चा करके क्या कर दी गई, चर्चा करके एक 21 सूत्री मांग बनाई गई और हड़ताल को खारिज किया गया। क्या किया गया, सरकार के साथ सरकार ने 21 सूत्री मतलब 21 टर्म वाली सूत्री मांग को मानकर 21 सूत्री मांग को मानकर, क्या, तो 21 टर्म होंगे, उनको मानकर समझौता किया, समझौता कर लिया। समझ रहे हैं, इतना ज्यादा टर्म हो गए हमारे, समझौता हो गया, 21 सूत्री मांग आ गई और समझौता हो गया। अब हमारा सबसे प्राइम एम इन लोगों ने क्या रखा था, हमें खुद का क्या चाहिए, एक सिस्टम जिसमें हम क्या डिसाइड कर सके कि हम फ्री हैं, हमें फ्री रहने का अधिकार है। और इन लोगों ने अपनी खुद की एक, ये साम्यवादी सरकार थी और सोवियत संघ से समझौता प्राप्त थी, लेकिन ये लोग पार्टी नहीं बना सकते थे, तो अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ और पोलैंड में अब पार्टी बनने लगी। क्या बनने लगी, पॉलिटिकल पार्टियां। आइए आगे देखते हैं, अगर आप उतारना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब पोलैंड में एक नई घटना हुई कि अब पोलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। क्या होने लगा, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां। तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी ना, इन्होंने अपना रूप बदलना कैसे शुरू किया, देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले लेक वलेसा ने, किसने, लेक वलेसा, ये जो इंसान था लेक वलेसा, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा लेक वलेसा ने सॉलिडरनोस्क, सॉलिडरनास्क नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म दिया, सॉलिडरनोस्क पार्टी बनाई। अब प्रॉब्लम ये थी इस पॉलिटिकल पार्टी की कि ये पॉलिटिकल पार्टी बाकी सबसे अलग थी। यह सरकार का समर्थन नहीं करती थी, सरकार का विरोध करती थी। एक महीने के अंदर अंदर इसके 1 करोड़ से ऊपर मेंबर हो गए, 1 करोड़ सदस्य बन गए 1 महीने के अंदर अंदर। और देखते ही देखते 1 साल में पूरा इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। इसने पूरे भांडाफोड़ किए, जितने भी सब प्रॉब्लम चल रही थी ना, उन सभी का भांडाफोड़ इन्होंने किया। और इस बात से परेशान होकर जनरल ने मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल ने मार्शल लॉ लगा दिया। क्या आपको मार्शल लॉ के बारे में कुछ पता है, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कर्फ्यू।
कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो जहां पर है वहीं बना रहेगा। और इसकी वजह से कई साल तक कुछ नहीं हो पाया, बहुत ही सारी प्रॉब्लम आती रही जाती रही। उसके बावजूद भी 1988 में फिर से इस सॉलिडरनॉर्थ पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया और करके क्या करना शुरू कर दिया। 1988 में पुनः विरोध शुरू हुए, पुनः विरोध शुरू हुए। और इस बार जो विरोध थे वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। इन लोगों ने देखा कि हाँ यार, विरोध में प्रॉब्लम आते जा रही है, सरकार को ना अब कुछ भी फायदा होने वाला नहीं था। इतने ज्यादा विरोध बढ़ गए ना कि देखते ही एक ही साल के अंदर अंदर इन्होंने बवाल मचा दिया। और 1989 आते 1989 में सरकार चेंज करने का एक दौर शुरू हो गई, जिसके अंदर शांति वार्ता या फिर शांति वार्ता शुरू हो गई। शांति वार्ता मतलब शुरू हो गई। बताओ पहले, शांति वार्ता मतलब शांति के लिए संधि शुरू हो गई, ठीक है। और शांति वार्ता शुरू हुआ, उसके बाद फिर चुनाव हुए, फिर 1990 आया। क्या हुआ? 1990 आया और 90 में चुनाव हुए। और इस बार दो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में आई और उन दोनों ने चुनाव में आकर देखा और देखकर खुद को संभाला। और उसके बाद चुनाव हुए जिसमें इसमें क्या हुआ? लेक वलेसा की जीत हुई। लेक वलेसा की जीत हुई। अब समझ सकते हैं, इतनी बड़ी जीत के बावजूद लेक वलेसा काफी फेमस हो गए और वहां पर राष्ट्रपति बनके राज करना शुरू कर दिया। तो आपने एक और बार देखा कि पोलैंड में किस तरीके से हमने डेमोक्रेसी को पुनर्स्थापित होते हुए देखा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही होगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को। और मिलते रहेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।